गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमा गणी आप सभी को डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी और सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की। और इसके साथ एक छोटी सी लाइन आपके लिए कि वतन हमारा ऐसा कोई छोड़ न पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई तोड़ न पाए, दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। दोस्तों बिल्कुल 100% हम इसकी शान है और ये हिंदुस्तान भी हमारा है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिनको कवर करेंगे और वीडियो के एंड में 5 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो मतदाता दिवस के बारे में बात करते हैं। 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और अब की बार जो मनाया जा रहा है वो 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। और मतदाताओं को, वोटर्स जो लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। 25 जनवरी को 2011 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बार की जो 12वां संस्करण है उसकी थीम क्या है दोस्तों? कि चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ये 2022 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उसकी थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ये रट लीजिए दोस्तों। अब निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना। और संविधान के आर्टिकल भाग 15 है। संविधान का जो भाग 15 है, टोटल भाग कितने हैं भारतीय संविधान के अंदर? 22 भाग दिए गए थे मूलतः और 3 और बढ़ा दिए, तो 25 भाग हो चुके हैं। उनमें से जो 15वां भाग है वो चुनावों से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। और निर्वाचन आयोग का के संबंधित संविधान के अंदर प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 339 तक। तो रट लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग की और उसके जो भी सदस्य वगैरह रहते हैं उनकी शक्तियाँ, कार्य और जो भी कार्यकाल कितना होना चाहिए, उनकी पात्रता वगैरह हो गई। और उनकी शर्तें से संबंधित सारे के सारे जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 से 329 तक प्रावधान किए गए। निर्वाचन आयोग मूलतः एक निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से, एक सदस्य आयोग था 1990 तक एक सदस्य आयोग था निर्वाचन आयोग। लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के द्वारा 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य निकाय बनाया गया था। इसे बहुसदस्य निकाय के तौर पे 1989 के अंदर ट्राई किया गया था दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखना, स्थापना के समय और 1990 तक, 89 तक एक सदस्य निकाय था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से इसको 3 सदस्य निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। फिर एक बार बंद किया गया था, लेकिन 1993 से लगातार भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक 3 सदस्य निकाय, उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन शक्तियाँ वगैरह हो गई सारी के सारी समान रहती है। संविधान के भाग 15 से संबंधित क्या है? चुनाव से। ठीक है। देश के अंदर निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभा रहती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन 5 संस्थाओं का यह पद है, उनका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद का चुनाव नहीं किया जाता। पंचायती स्तर पर जो चुनाव होता है, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखोगे। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है उसका कार्यकाल संविधान के अंदर 6 वर्ष और 65 वर्ष, उन दोनों के अंदर जो भी पहले रहती है उसको पूरा करना पड़ता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ये आईएएस ऑफिसर रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठतम सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त के रूप में होती है। उनका कार्यकाल 6 साल का रहता है। ठीक है। और जो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश रहते हैं उसके समान दर्जा प्राप्त होता है। और वेतन भत्ते वगैरह भी क्या है कि समान रूप से भारत की संचित निधि से मिलते हैं। दोस्तों याद रखोगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया दी गई है। यानी इतना कठोरतम किया गया है कि कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा नहीं सकता, ताकि
जो चुनाव वगैरह है उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता है उसको सुनिश्चित किया जा सके, और इसके लिए ये उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रोसेस वगैरह महाभियोग की प्रक्रिया है वो दी गई है। ठीक है, एक प्रोग्राम भी याद रखोगे दोस्तों, स्वीप प्रोग्राम याद रखना आप। जब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, तो एक स्वीप कार्यक्रम याद रखना। ये भी निर्वाचन आयोग का है, जिसका मुख्य तौर पे काम ये है कि जो वोटर लोग हैं उनको सशक्त किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, ताकि अपने डिसीजन है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से ले सके और भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो स्वीप कार्यक्रम याद रखना। ठीक है, अगला दोस्तों, राजनीतिक दलों की मान्यता और समाप्ति के बारे में बात करते हैं। ये क्यों मामला चर्चा के अंदर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता के द्वारा ये बोला गया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपना जो पब्लिक फंड रहता है उससे तर्कहीन मुफ्त सुविधाएं और वस्तुओं का वादा करने और वितरित करते रहते हैं। इस तरह के मामले आपको देखते हैं, प्रत्येक पार्टी क्या करती है, लोक लुभावने वादे वगैरह करती है, लोक लुभावने कुछ प्रोडक्ट हो गए, सुविधाएं वगैरह हो गई, वो आम जनता को चुनाव से पहले देती है, ताकि क्या है कि उनको एक तरह से वोटों वगैरह की क्या कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है और जो वोटिंग सिस्टम है उसको कमज़ोर कर रही है। तो याचिकाकर्ता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ये बोला गया कि आप उनके जो राजनीतिक दल की पार्टी का दर्जा है उसको समाप्त किया जाए, उनकी चुनाव चिन्ह है उनको जब्त किया जाए, इस तरह की डिमांड की गई है। अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि राजनीतिक जो पार्टी है या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या कि जो राजनीतिक पार्टियां रहती हैं उनको दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और कौन से एक्ट के तहत? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, उसकी धारा 29A के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को दर्जा दिया जाता है। राजनीतिक पार्टी की जो स्थापना होती है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा मंजूरी दी जाती है, और कौन सी धारा 29A के अंतर्गत, आरपी एक्ट है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरपी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी रहती है उसकी स्थापना के 30 दिन के भीतर चुनाव आयोग के सामने या निर्वाचन आयोग के सामने रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो ठीक है, अब आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो भारत के अंदर अभी कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 7 या 8, शायद तक 8 राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। वो भी किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन इसके लिए 3 से 4 कंडीशंस रहती है, उसको पूरा करना पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों के आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कुल मतदान का न्यूनतम 6% वैध मत हासिल होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर होने वाले लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव रहते हैं उसमें टोटल जितनी वोटिंग हुई है उसका 6% और वो भी वैध मत होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा या किसी भी राज्य या राज्यों के अंदर लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें न्यूनतम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कोई एक राज्य के अंदर या एक से अधिक राज्यों के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर वो अपनी 4 लोकसभा सीट हासिल कर लेता है। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा के चुनाव के अंदर कुल लोकसभा की जो सीटें हैं उसकी 2% यानी वर्तमान के अंदर कितनी सीटें हैं? 543 लोकसभा की सीटें, उसका 2% सीटों पे जीत हासिल कर ली, यानी 11 सीटों पे जीत हासिल कर लेती है राजनीतिक पार्टी। और उसके जो सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं, वो कम से कम 3 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव के अंदर लोकसभा की टोटल सीट का 2% सीट हासिल कर लेता है या जीत हासिल कर लेता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये 3 कॉमन कंडीशन है, आप रट लीजिए दोस्तों। अगला दोस्तों, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के बारे में बात करते हैं। उसको कंडीशन क्या रहती है, किस तरह डिफरेंस रहेगा? सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि राज्य के अंदर हुए कोई भी लोकसभा, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कोई पार्टी है उसको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि राज्य के अंदर होने वाले लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव है उसके मतदान का कुल वैध मतों का 6% हासिल करना पड़ेगा। कितना हासिल करना पड़ेगा? 6% हासिल करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? इसके अलावा इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा के अंदर कम से कम 2% सीटें हासिल करनी पड़ेगी। यानी राजस्थान के अंदर टोटल लोकसभा की सीट कितनी है? 200। तो 200 का यदि 2% करोगे तो कितना होता है? 200 का
2% करोगे तो उतनी सीट है उसको राजस्थान क्या नाम है हासिल करनी पड़ेगी। यानी 4 सीटें क्या कि राजस्थान के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त करना है तो उसको हासिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक कंडीशन और दी गई है कि राजनीतिक दल के लिए राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के अंदर कुल सीटों का 3% अथवा 3%, 3 सीट जो भी अधिक हो वो हासिल कर सकता है। ये कंडीशन बाद में शामिल की गई थी। यानी कोई राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें कुल सीट है उसका 3% हासिल कर लिया या अथवा 3 सीटें जो भी अधिक हो। नहीं, राजस्थान के अंदर यदि 200 विधानसभा सीट है तो 3% के हिसाब से तो ये 6 सीट होती है। तो 6 सीट जो भी अधिक होती है उसको हासिल करना पड़ता है तभी जाके राजनीतिक स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये अपन ने बात की। अगला दोस्तों, केरल के अंदर शोधकर्ताओं के द्वारा 2 कवक की प्रजातियों की खोज की गई है जिनके नाम अभी देख लेते हैं। केरल के शोधकर्ताओं के द्वारा जिनस गनोर्डमा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की खोज की है जिनका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से रहता है। नारियल का जो तना वगैरह रहता है, जो पेड़ की जो मेंस रहता है, तो तना की सड़न रोग से संबंधित है ये दोनों की दोनों कवक प्रजातियां। इनके नाम कौन कौन से हैं? एक तो गनोर्डमा केरलेस, एक गनोर्डमा स्यूडो आम्प्लोनेटम। तो ये दोनों कवक की प्रजातियां हैं जिनकी खोज केरल के अंदर शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। कवक क्या होता है दोस्तों? कवक एक एकल कोशिका या बहुजटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कवक एक एकल कोशिका या बहुजटिल कोशिका रोग होते हैं दोस्तों, जीव होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। अगला दोस्तों, आर नागास्वामी के बारे में बात करते हैं जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। पुरातत्व विभाग है भारत का, उसके पहले निदेशक के तौर पे आर नागास्वामी है जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। इन्होंने कार्य किया था पहले निदेशक के तौर पे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका प्रमुख कार्य क्या रहता है? इस विभाग का प्रमुख कार्य ये रहता है कि राष्ट्रीय महत्व की जो प्राचीन स्मारक वगैरह है या मोन्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, पुरातात्विक जो स्थल वगैरह रहते हैं, जैसे जो कालीबंगा हो गया, ये जो रंगाथल हो गया, लोथल हो गया, तो ये जो पुरातात्विक स्थल वगैरह रहते हैं, अवशेष वगैरह रहते हैं, उनका रखरखाव करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत, ये 2 अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। एक तो 1958 का जो एक्ट है जिसका नाम है प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश के सभी पुरातात्विक जो गतिविधियां रहती हैं उसको विनियमित करने का काम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। ये याद रखोगे। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक और एक्ट है जो कब आया था, आप बता सकते हो क्या? 1998 या कब आया था? मैं अभी कंफर्म नहीं, आपको नेक्स्ट डे जरूर बताऊंगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पुरातात्विक विभाग आता है। भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। इसको 1906 के अंदर लॉर्ड कर्जन के टाइम इसको स्थायी संस्था के रूप में बनाया गया था। तो दोस्तों ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। ये एशियाटिक जो सोसाइटी आई थी, पुरातात्विक एशियाटिक सोसाइटी थी, उसके उत्तराधिकार के तौर पे भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर के द्वारा 1861 में की गई थी। इसका हैदराबाद में मुख्यालय नहीं है, सॉरी दोस्तों, देहरादून के अंदर है। तो देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखोगे। अगला दोस्तों, नफजगढ़ झील के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के द्वारा दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार को पर्यावरण प्रबंधन योजना के लागू करने का निर्देश दिया। ये झील कहाँ पे पड़ती है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुग्राम रजौकरी सीमा के निकट दक्षिणी पश्चिम दिल्ली में एक प्राकृतिक डिप्रेशन या अवतलित भूमि के रूप में, ये अवतलित भूमि के रूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है कि इसमें क्या कचरा वगैरह उसकी डालने की वजह से ये इसका एरिया वगैरह बहुत ज़्यादा सिकुड़ के रह गया। मात्र 5-4 किलोमीटर के आसपास ये रह गई है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा फैली हुई थी नफजगढ़ झील, और इसी पे पर्यावरण प्रबंधन योजना है उसको लागू करने का निर्देश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा दोनों सरकारों को दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इतनी मैली हो रखी है। और ये NH जो है उस पे क्या है कि यहाँ पे NH 48 पे ये है नफजगढ़
ये दिल्ली रह गए, और यहाँ पे क्या कहना है गुरुग्राम, और यहाँ पे नफजगढ़ क्या है कि बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी क्या है कि नफजगढ़ क्या है कि पक्षी अभ्यारण्य भी इसके जस्ट नीचे आगे। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। नफजगढ़ जो झील है ये साइबी नदी का पार्ट है। कौन सी नदी का पार्ट है दोस्तों? साइबी नदी। ठीक है, साइबी नदी भी क्या है कि देखा दिल्ली के क्या है कि दक्षिण पश्चिम एरिया के अंदर बहती थी, और उसी का पार्ट है ये साइबी नदी का। ठीक है, जिसका अच्छा इसका क्या है कि राजस्थान का जो राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ से साइबी नदी का उद्गम होता है, और उसी का पार्ट है ये। ठीक है, नफजगढ़ झील, और ये 41 किलोमीटर लंबा इसका ड्रेन सिस्टम है, और ये दिल्ली की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड झील के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आप याद रखोगे। अभी 7 किलोमीटर के आसपास रह गई, पहले ये 41 किलोमीटर के आसपास फैली हुई थी, अभी इसका जो एरिया वगैरह है वो सिमट के 7 किलोमीटर के आसपास रह गया है, तो ये याद रखोगे। अगला दोस्तों एनजीटी के बारे में बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में। ये स्थापित कब हुई थी? 2010 का एक अधिनियम के माध्यम से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को निपटारा करती है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण और वनों से संबंधित जो भी मामले वगैरह हैं, 7 कानून है भारत के जो पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण कानून है ना, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण से संबंधित, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक्ट वगैरह हो गए, और सार्वजनिक बीमा संबंधित मामला जो 1991 का एक्ट है। तो इस तरह के 7 जो एक्ट है उन्हें उनके कानून से जुड़े संबंधित कोई भी पर्यावरण संबंधित जो मामले रहते हैं उसकी सुनवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। एक तरह का विशेष निकाय स्थापित किया गया था 2010 के अंदर। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, और 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह के फैक्ट वगैरह याद रखोगे। अगला दोस्तों नागरहोल बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि बाघों की गणना के लिए बांदीपुर नागरहोल के अंदर अखिल भारतीय बाघ और विशाल शाकाहारी अनुमान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। अभी बाघों की 5वीं गणना हो रही है दोस्तों। 4 सालों के अंदर एक बार टाइगर्स की क्या गया काउंटिंग होती है। टाइगर पॉपुलेशन है उसकी एक बार काउंटिंग 4 सालों के अंदर होती है, और 4 पहले हो चुकी है। 2006 के अंदर पहली हुई थी, उसके बाद में अभी जो 2022 के अंदर हो रही है वो 5वीं गणना है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो रही है? नागरहोल बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर, और इसलिए ये चर्चा के अंदर था। और गणना के टाइम इस वर्ष क्या है कि 2022 के अंदर जो टाइगर्स पॉपुलेशन है उसकी गणना हो रही है, उसके अंदर एम स्ट्रिप्स का उपयोग किया जा रहा है। एम स्ट्रिप यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये एम स्ट्रिप ऐप है जिसके माध्यम से टाइगर की पॉपुलेशंस वगैरह है वो गणना हो रही है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के फैक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आपको नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में बताता हूँ। ये नागरहोल और जो बांदीपुर है ये दोनों के दोनों कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है उसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी नागरहोल टाइगर रिजर्व को जाना जाता है, और ये 1999 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका हिस्से के तौर पे भी क्या है कि नागरहोल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो भी कर्नाटक के अंदर पाया जाता है। कुछ और टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से? भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व जिसके बारे में बात कर ली, दंडेसी अस्सी टाइगर रिजर्व है, और बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। ये हाल ही के अंदर इसको दिया गया था। तो बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व, तो ये 4-5 टाइगर रिजर्व है जो कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। अब आप वल्नाइलर करंट अफेयर्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले ढाका के अंदर 20वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है वो आयोजित किया गया था। वहाँ पे PS विनोदराज निर्देशित जो फिल्म है कुजगल फॉर्म इंडिया है उसको एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह वो ढाका के अंदर आयोजित हो रहा है, और भारत की कुजगल फ्रॉम इंडिया ये मूवी है उसको एशियाई फिल्म फेस्टिवल है, एशियाई फिल्म प्रतियोगिता के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों CDRI के द्वारा
यानी सेंट्रल ड्रग रेसिस्टेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कोरोना वायरस के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके लिए एक स्वदेशी आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक जो किट है उसका निर्माण किया, जिसका नाम रखा है ओम। तो आप ओम नाम सुन के सीधा बस दिमाग में ये रखना, ये एक ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट की टेस्टिंग किट है, ठीक है। टेस्टिंग किट का नाम क्या है? ओम, ठीक है। अगला दोस्तों, इंडियन मूवी जय भीम और क्या कि मकरारर, ये इसका मूवी का पूरा नाम है मकरारर क्या कि अरेबिक दलित सिंघम, उनको ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पे शॉर्टलिस्ट किया गया। ऑस्कर के लिए क्या है कि ऑस्कर 2022 है, उसके लिए भारत की 2 मूवियाँ हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी फिल्म है। भारत की ऑलरेडी 3 मूवियाँ, सबसे पहली मूवी मदर इंडिया, फिर सलाम बॉम्बे और लगान, ठीक है। और मकरारर क्या है कि अरबिकन दलित सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामांकित किया गया, ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया। 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राजस्थान की एकमात्र ये गौरी महाश्री, ठीक है, राजस्थान की एकमात्र बाल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तो याद रखो, इन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार जीता था। लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश के अंदर 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, कौन सी? नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप है, वो किसने जीती है? लद्दाख की महिला टीम ने जीती। हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हो रही थी, ये 9वीं थी और ये लद्दाख की टीम ने जीती है। अगला दोस्तों, फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के अनुसार इसका नया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है वो 2022 के मध्य तक दुनिया भर का सबसे तेज कंप्यूटर होने वाला है। तो ये चीज़ आप याद रखो, 2022 के मध्य तक यानी जून जुलाई के आसपास ये सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित सुपर कंप्यूटर वो तैयार हो जाएगा और दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होगा, ठीक है। असम सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2022 है, उसको रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, तो असम वैभव क्या है? असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो रतन टाटा को 2022 के अंदर सम्मानित किया गया है, ये याद रखो कि इसके अलावा आईटी मंत्रालय के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर है जो आप ई मित्र वगैरह देखते हो, उसके द्वारा एक एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है, मोबाइल एप्लीकेशन योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन है, वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, मेटी मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग हैं उनको कौशल के रूप में उनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जा सके, योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब कुछ 5 करंट अफेयर्स की क्विज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल और वर्ल्ड बैंक के बीच में समझौता हुआ है ताकि पश्चिम बंगाल के जो सामाजिक और आर्थिक जो भी प्रोजेक्ट वगैरह स्कीम वगैरह है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी विश्व बैंक के द्वारा दी गई। अगला दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक है वो लॉन्च किया है? तो भारत का पहला जिला सुशासन यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 24 जनवरी को भी मनाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखोगे। अगला दोस्तों, योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कॉमन सर्विस सेंटर, ये मेटी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे जिसके बारे में डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छा लगेगा और शानदार लगेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है,
आपको फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को क्या है कि लाइक कर दिया करो, कोई कमेंट वगैरह कर दिया करो, है ना। और अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।